मारन बलोच और मंजूर पश्तीन जैसे लोग मेरे लिए उम्मीद की किरण है। ये मुकदमे, जेलें, हमले, ये सब कुछ हम सहाफियों के लिए मेडल होते हैं। दिल पे हाथ रख के बताइए, आपको वाकई लगता है कि ये फौज शबाशी साहब के अंडर आती है? जो रियासती इलाके हैं, जो बिल्डिंग्स, पीटीवी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिन जगहों पर जब मादी में मार्शल लॉ लगाने के लिए फौज ने कब्जा किया या हमलावर हुई, क्या उनका फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ? या किसी जज को ये लगता है कि अगर मादी में वो तारीख की दुरुस्त तरफ खड़े थे और हम उनके साथ खड़े थे, तो आज वो अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ चले जाएंगे, जबर के साथ चले जाएंगे, तो हम उनके जहेज में उनके साथ चले जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। जनरल आसिम मुनीर साहब की जो आर्मी चीफ की तैनाती थी, उसके वक्त भी शबाश साहब प्रेशर में आ गए थे। तो उन्होंने कहा था कि वापस जाओ, मार्शल लॉ लगता लगे, लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम, माइनस न्यूज के साथ मैं हूं फौजिया कुलसुम राना। और आज माइनस टॉक के लिए जिस शख्सियत को हमने कह लीजिए मधु किया है अपने आज की माइनस टॉक में, उनका प्रोफाइल आप देखें और उनका आप तर्ज सहाफत देखें तो सबसे पहले वो सेंसरशिप के कायल नहीं है। इब्तदा में अगर आप असद अली तूर को कभी आपने फॉलो किया है तो आप मान जाएंगे कि आज तक उन्होंने यही लिखा हुआ है कि मैं सेल्फ सेंसरशिप या फिर सेंसरशिप उसको मानता ही नहीं हूँ। डच अवार्ड भी ले चुके हैं। इसके अलावा जहां पर भी इंसानी हकूक की वायलेशंस हों उसकी पामाली के लिए आवाज़ उठाना वो अपना फ़र्ज समझते हैं। और शायद उसी वजह से बाज़-औक़ात ऐसे हो जाता है कि हम सहाफ़ियों को भी इनके लिए आवाज़ उठाना पड़ जाती है। 2-3 दफ़ा, बल्कि मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जब हमें इनके लिए मुज़ाहिरा करना पड़ा। तो उनको आज हमने मदऊ किया है माइनस टॉक के लिए। कुछ ऐसी माइनस टॉक जो कि शायद हम मेन स्ट्रीम पर नहीं कर सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाएँ। तो असद अली तूर को हमने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अवार्ड विनर हैं, यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। और जिस दौर में सब डर गए, वहाँ पर अगर कहते हैं ना कि कौन डट गया, तो वो असद अली तूर हैं। अस्सलाम वालेकुम असद अली तूर। मुझे बहुत जनरस है मेरे तारुफ में। आपका भाई बिल्कुल आप लोगों की तरह एक वर्कर साथी है। बस ये है कि कभी मैं ज़ेरे ताब आता हूँ तो फिर मुझे आप लोगों की मदद हासिल होती है, तो मैं सर्वाइव कर देता हूँ जो भी हो। लेकिन मैं आप लोगों जैसा बिल्कुल एक कोई मामूली साथी। असद अली तूर, मामूली सहाफ़ी की आपने बात कर ली। आजकल तो सहाफ़ी होना ही एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो ये मामूली सहाफ़ी जो आपने लफ्ज़ बोला है, थोड़ा-सा अपनी इब्तिदा के बारे में बताइए। कैसे आपको ये शौक पैदा हुआ? क्या आपका पैशन था या फिर आपको वो ज़बरदस्ती इस फ़ील्ड में आना पड़ा? क्या वजह बनी कि आप सहाफ़त में आए? अच्छा फौजिया, आपको मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि मुझे मेरे घर में मेरी अम्मा एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, तो मेरे घर में अखबार आता था। जब मेरी अम्मी स्कूल टीचिंग करती थी तो अखबार आता था। फिर अ, सिर्फ मेरी वजह से आता था। एक वक्त ऐसा भी आया क्योंकि मैं वो मुझे उसी से कहते हैं ना, स्कूल एज में मुझे वो अखबार का वो लफ्ज पड़ गई। मैं पढ़ा करता था अखबार, कॉलम, सब कुछ। और एक अंदर शौक था कि किसी तरह सहाफत में जाना है। और वो अल्लाह ने सुन ली कि मौका मिल गया 2005 के दिसंबर में इस फील्ड में आने का। और इब्तदाई तौर पर तो मैं बतौर प्रोड्यूसर आया, स्क्रीन के पीछे होता था, टॉक शो प्रोड्यूस करता था। और फिर करते करते जब जो लोग, आपको पता है मोदी, आप भी मेरी तरह प्रोडक्शन से आपका बैकग्राउंड है, तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टॉक शो पर सेंसरशिप होती है। टेलीफोन आते हैं ताकतवर लोगों के कि ये नहीं और ऐसे नहीं तो ऐसे। तो मैं वो बेअदब था जो उस दौर में भी उस डिक्टेशन को कबूल नहीं किया करता था। जिस हद तक मेरी हैसियत थी मैं उससे थोड़ी बढ़ के मुजामत की कोशिश करता था। तो फिर वो चैनल पर दबाव आने लग गया, फिर नौकरियां जाने लग गई और घर वालों पर भी दबाव आने लग गया। तो फिर मेरे कुछ दोस्त थे, जहां पर आप कह सकती हैं कि मुझ पर जबर किया गया। ठीक है। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझ पर दबाव डाला कि यार तुमने बात तो आना नहीं है, तो मुश्किलात अगर शिकार होना ही है तो एटलीस्ट कोई अपना प्लेटफॉर्म बना लो, ताकि अगर तुम्हारी जॉब जाए तो तुम्हारे पास अर्निंग का कोई जरिया हो, जहां पर तुम जो बात करना चाहते हो वो बात भी कर सक रहे हो। तो एक यूट्यूब चैनल बना लो। तो मेरे दोस्त ने बकायदा जबरदस्ती यूट्यूब पर लाइव, क्योंकि मैं कैमरा शायद इंसान था, मैं कैमरा पे नहीं आना चाहता था, तो वो मुझे धकेल के ले आए। और फिर उसके बाद मैंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी। फिर जाहिर बात है मेन स्ट्रीम में तो मेरी जॉब मुश्किल
होती जा रही थी, क्योंकि मैं जो बातें करता था वो शायद चैनल्स को भी अंदाजा था, मुझे कन्वे भी किया जाता था कि आपकी वजह से चैनल पर दबाव आता है। और मैं किसी चैनल को ब्लेम नहीं करता। मैं समझ सकता हूँ मेरे एक सहाफी की जात के लिए वो अपने सैकड़ों हजारों वर्कर्स का तो रिस्क मैं कभी नहीं चाहूंगा कोई चैनल मेरी जात के लिए दांव पर लगाए। तो फिर वो करते करते फिर आस्ता आस्ता मुकम्मल इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे होते हैं, और बहुत से लोगों को लगता है कि शायद यूट्यूब पर जो है वो सहाफी नहीं है। मेरा ये मानना है कि यूट्यूब एक अल्टरनेट मीडिया है, और ये इस नए मॉडर्न तरह का मीडिया है, और इसीलिए आप देखिए हमारे बहुत से सहाफी अब यूट्यूब पर प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने वीलॉग्स कर रहे हैं, और इवन के हमारे बहुत से सहाफी जो गुज़िश्ता अदवार में बेरोजगार हुए थे, उन्होंने अपना इस पेशे से ताल्लुक यूट्यूब के जरिए ही बरकरार रखा, और फिर बाद में उनकी दोबारा मेन स्ट्रीम में वापसी हुई। क्यों? क्योंकि वो अपने पेशे से जुड़े रहे, अपने वीवर से, अपने रीडर से जुड़े रहे, अपने प्रोफेशन से जुड़े रहे। तो इसलिए मुझे तो ये, और मैंने तो सच्ची बात है, मैं अपना जो मेन मोटिव इस यूट्यूब चैनल पर रहा है, और इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी असदुर अनसेंसर्ड रखा जी, कि हम सेंसरशिप में मानेंगे। तो अच्छा, पूरी कोशिश करता हूँ कि वो ये जो अनसेंसर्ड और वो जो आपने बात की ना कि आप सेंसरशिप नहीं करेंगे, थोड़ा अपना इब्तदाई जर्नी के हवाले से हमें बताइए। कुछ ऐसा टाइम भी आया कि आप पर भी केसेस होने लग गए थे, वाकया मुझे याद है, मैं उस कमेटी का हिस्सा भी थी। तो क्या वाकई में कुछ ऐसी चीजें आपने सीखी हैं, कुछ भी सेंसर करते हैं या आप अभी तक अनसेंसर्ड ही हैं? कोई अपनी ऐसी कोताही जो डिजिटल मीडिया पर आप करते थे, आपने सोचा नहीं ये नहीं करनी चाहिए, या फिर आपकी जर्नी एज इट इज है? अब मैं सोचिए, देखिए मुझ पे पहला जो बड़ा राह रास्त मुकदमा हुआ था, वो तो 2020 में हुआ था। इससे पहले भी 2017 में हुआ था, लेकिन वो बहुत सिविल टाइप केस था, वो इतना संगीन नहीं था, मैं वायरल उससे भी बरी हो गया था। लेकिन 2020 में एक प्रॉपर एक संगीन मेरे पे मुकदमा दर्ज किया गया कि ये फौज के और मुमलिकत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और इल्जामात लगाता है वगैरह वगैरह। तो वो उस वक्त भी इसी वजह से हुआ था कि मैं उस वक्त के जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो बाद में चीफ जस्टिस बने, काली फैसल के खिलाफ, उनके खिलाफ उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक रेफरेंस दायर कर रखा था। तो मैं उसको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर कर रहा था, और मेन स्ट्रीम मीडिया पर उस रेफरेंस की कवरेज को बहुत ज्यादा या तो सेंसर कर दिया गया था, या कहा गया था कि बहुत मामूली सी कवरेज देंगे, ज्यादा कवरेज देंगे, और मैं उसको बहुत एक्सटेंसिवली कवर कर रहा था। तो वो जिनका सारे फसाने में जिक्र नहीं होता, उन्हीं को वो बात बहुत नागवार गुजरती है। तो उनको बहुत नागवार गुजर रही थी। पहला उस वक्त वो बड़ा एफआईआर कटी, वो 4 माह ट्रायल से बरी हुआ। आप सब लोग भी कमेटी का हिस्सा थे, जिसे कहते हैं, और फिर बाद में फिर उसको मुकदमे से बरी हुआ, तो कुछ माह बाद उनको फिर भी नागवार गुजरता रहा। मुझे पैगामात आते रही कि अपना यूट्यूब बंद कर दूं, नाम लेना बंद कर दूं अफसरान के वगैरह वगैरह। और जब मैं नहीं बात आया तो मई 2021 में अटैक हो गया, और फिर भी आप सब लोग साथ खड़े हुए थे। फिर जर्नी जारी रही, एफआईआर कटती रही, और आज के दिन तक कुल मिला के 7 तो मुकदमात हो गए हैं मेरे पर। और अल्लाह का शुक्र है सबसे बरी हुआ हूँ। एक दफा बीच में जेल भी जाने का इत्तेफाक हुआ। तो तकरीबन कोशिश करते करते उन्होंने जिस हद तक वो मेरी, जिसे कहते हैं ना सीवी के ऊपर चीजें ऐड कर सकते थे, वो करते थे। बस अब एक मुझसे कहते ना, मैं कहता हूँ कि शायद वो एक जान से मारने वाला एक रह गए, वो अभी तक उन्होंने ऐड नहीं किया। बाकी जो जो कर सकते थे उन्होंने अब तक किया है। अल्लाह ताला। मैंने इस तमाम अरसे के दौरान मैंने अपनी ना तो वो तनकीद बदली है, ना अपनी पोजीशन बदली है। मेरा एक असूल है, मैं एक कंसिस्टेंट हूँ एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत का। मेरे लिए नहीं मैटर करता कि वो मुदाखलत किस सियासी जमात के हक और किसके खिलाफ हो रही है। माजी में नून लीग के खिलाफ हो रही थी, पीटीआई के हक में हो रही थी, तो मैं उसका नाकिद रहा। आज पीटीआई के खिलाफ और नून लीग के हक में हो रही है, तो मैं आज भी उसका नाकिद हूं। तो मैं इस अपोजिशन में कंसिस्टेंट हूँ उस इदारे की पॉलिसियों का, चाहे वो ह्यूमन राइट से मुतल्लिका हो, लापता अफराद से मुतल्लिका हो, सियासत से मुतल्लिका हो। तो मेरा इस पर एक शुरू से एक पोजीशन है
और मैं उस पोजीशन पर कायम हूँ और उन्हीं सख्त अल्फाज में माजी में भी तनकीद करता था, अब भी करता हूँ। बहुत से दफा ये भी एतराज किया जाता है कि मेरे अल्फाज का चुनाव बहुत सख्त होता है, तो मैं कहता हूँ भाई वो मेरे अल्फाज का चुनाव जो है वो, या तो आप कहें कि जर्नलों के बारे में सख्त होता है, लेकिन जजेस और सहाफियों पर आकर मेरी टोन नरम हो जाती है, तो फिर तो एतराज जायज है। लेकिन अगर मैं किसी भी तबकाती सियासी और जिसे कहते हैं ना वो ओहदों की तफरीक के बगैर सब पर एक ही टोन में तनकीद करता हूं, तो किसी को ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि वो कुछ ज्यादा होदी काऊ है या वो बहुत ज्यादा ताकत वाला उनके पास बंदूक है, तो वो ये तवक्को करे कि उनके लिए मेरी टोन और होनी चाहिए, बाकियों के लिए मेरी स्पर्धी टोन में ये असद अली तूर, जो असद अली तूर अपने आप को कैमरा शाय कह रहे हैं ना, जब भी हम आपका वीलॉग देखते हैं और सारी चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो ताबड़तोड़ जो हमले हैं ना, वो अपने उस अपनी स्क्रीन के जरिए, अपने कैम के जरिए आप कर रहे होते हैं। और इन ताबड़तोड़ हमलों की कहते हैं कि ताब ना लाते हुए बड़े सारे लोग आपसे शिकवा कुना भी होते हैं। मैं नाम अगर ले लूं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी ओहदेदारान है, वो भी कहते हैं कि जी असद अली तूर तो छोटी सी बात को भी हमारे वो मैं लफ्ज पता नहीं पार्लिमानी क्या होता है जी, हमारी पगड़ियां उछाल देना, मतलब कि हमें जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ छोड़ता नहीं है हमारे पल्ले, तो ये वाला शिकवा आता है। तो असद अली तूर ऐसा क्या है कि आप ताबड़तोड़ हमले करते हैं और आप किसी को नहीं बख्शते हैं? मैं फिर मुझे वही बात कहूंगा कि जिनका आपने नाम दिया कि वो बड़े शिकवा खुदा रहते हैं, देखिए ये तो उनको अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए कि वो आज कहां पर खड़े हैं। मोदी आपको मालूम है जब पीटीआई का दौर था तो हम साफियों पर केसेस हो रहे थे, अटैक्स हो रहे थे, आपको याद है इसी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी बनाई थी जी, वो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस लड़ती थी, मैं उसका बेनिफिशियरी हूँ, उन्होंने मेरे खिलाफ दर्जन वाले मुकदमात में मेरा दिफा किया, ठीक है। और आज यही सुप्रीम कोर्ट बार है, यही पाकिस्तान बार काउंसिल है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सहाफियों के खिलाफ जेआईटी बनवाई थी, जिस जेआईटी ने 30 से ज्यादा सहाफियों को नोटिस किए और एक को गिरफ्तार भी किया। तो ये देखें कि ये आज जाके लाइन के किस तरफ खड़े हो गए हैं, ये आज जाके दुश्मन के साथ खड़े हुए हैं, हम नहीं खड़े हुए, हम तो वहीं पर है। लेकिन अगर किसी बार ओहदेदार को या किसी जज को ये लगता है कि अगर माजी में वो तारीख की दुरुस्त तरफ खड़े थे और हम उनके साथ खड़े थे, तो आज वो अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ चले जाएंगे, जबर के साथ चले जाएंगे, तो हम उनके जहेज में उनके साथ चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने लाइन की दूसरी तरफ जाएंगे, हम उनके साथ वही करेंगे जो हम उनके साथ करते हैं जिनके वो साथ के हैं। लेकिन असद अली तूर अभी तो हॉलीकॉज में इजाफा हो गया है। पहले हम देखते थे वो शायद कुछ 4-5 हॉलीकॉज हुआ करती थी, लेकिन अभी जो पीका तरमीमी बिल 2025 आया, उसमें तो आप किसी सूबाई रुकने असम्बली या नेशनल असम्बली के मेंबर पर भी बात नहीं कर सकते, आप सरकारी अफसर पर बात नहीं कर सकते, उनकी भी तौहीन हो जाएगी। तो ये सारे बाइज्जत लोग जो हैं और इज्जत माब ओहदे हैं, तो ये पाकिस्तान की अवाम, क्या इसकी कोई तौकीर नहीं है? ये हो क्या रहा है? देखिए यही तो बात है ना, मुझे तो मुहावरा एकदम याद नहीं आ रहा कि साफ तो साफ साफ का वो भी, ठीक है जी। तो आप अंदाजा कीजिए ना खोदिया कि ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, ये मेरे आपके टैक्स से मराद लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, हमारे वोट से इलेक्ट होते हैं, हमसे ज्यादा इनका एहतसाब करने का हक किसके पास है, ठीक है। और मीडिया तो होता ही वॉच डॉग है। मैं हमेशा कहता हूँ भाई सहाफी का काम वॉच डॉग के, हम लैप डॉग नहीं होते। लेकिन आजकल तो मेरे ख्याल वॉच निकल गया है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इनको लैप डॉग चाहिए जो इनकी मदासराई करे, ठीक है। और जो हरफे तनकीद करेगा वो तो जी, आपने कैसे शाह सलामत को ये कह दिया, ठीक है, आप फिर पीका में जाएंगे, आप फिर आप डेफेमेशन एक्ट में जाएंगे, आप सब कुछ में जाएंगे। भाई आपको हम अलग करते हैं, आप अवाम दोस्त कानून साजी करें,
जिसमें हमारे लिए आसानियां पैदा हो। हम्म। आप हमारे पर जबर करने की कानूनसाजियां करने लगे हुए। और आप एक चीज बताइए, आज तक बंदूक या डंडा उठा के भी किसी ने इज्जत करवा ली है? अगर इनको लगता है कि इससे करवा लेंगे तो मेरे ख्याल में अब इन कवानीन को पास हुए भी महीने कई हो गए हैं। क्या हम लोग तनकीद करने से बात आ गए? ये मुकदमे, जेलें, हमले, ये ट्रोल्स के जरिए हमारे खिलाफ कैंपेन्स करवाना, ठीक है, ये सब कुछ हम सहाफियों के लिए मेडल होते हैं। पीटीआई से ज्यादा पावरफुल किसी का सोशल मीडिया नहीं है। जब पीटीआई हुकूमत में थी तो बहुत खौफनाक कैंपेन हम सहाफियों के खिलाफ किए उन्होंने सोशल मीडिया पर। आप खुद भी खातून सहाफी हैं, आप समेत मुनीज़े, आसमा लहंगी दोस्तों में भी, सना बुच्चा, अंबर शमसी, किन किन के खिलाफ क्या क्या कैंपेन्स नहीं हुई, हम लोगों के खिलाफ क्या क्या कैंपेन नहीं। मैं उस दौर मुझे याद है हफ्ते में कम से कम 1-2 दफा मेरा नाम टॉप ट्रेंड में जरूर होता था। और उसमें मेरे नाम के साथ इंतहाई नंगी गंदी मेरी माँ को भी गालियां लिखी होती थी, ठीक है। लेकिन वो हमें खामोश नहीं करवा सके, हमारी टोन नहीं बदलवा सके, हमारी पोजीशन नहीं बदलवा सके कि हम हरासा होकर पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल, आप लोग तो हरासा होके हम सब जी, मैं ये मौजूदा दौर वाले तो प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। इनकी तो सोशल मीडिया नीचे कुछ नहीं है। इनको लगता है कि ये इस तरह के कवानीन लाकर हमें जेलों में डालकर हमारी जुबान बंदी करवा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। इनको आने वाले दिनों में अंदाजा हो जाएगा कि ये भी यहीं पर है, हम भी यहीं पर है। फिलहाल मैदान इनके कब्जे में है, घोड़ा इनके पास है, भगाए जितना भगा सकते हैं देख लेंगे। तो असद अली तूर बड़ी कोशिश की जा रही है बयानियां बनाने की। आपने देख लिया किस तरह से सप्लीमेंट्स भी जारी किए गए हैं। क्या इससे वाकई में गवर्नेंस बेहतर हो सकती है या बेहतर प्रोजेक्शन हो सकती है? क्या बयानियां बन सकेगा? मतलब एक अरसे से जब से अदम एतमाद हुआ है उससे हम देख रहे हैं चीजें रिवर्स में ही जा रही हैं। तो आपको कोई लगता है कि कोई सूरत हाल बदल जाएगी जो कोशिशें करने की कोशिश की जा रही है, जिस सरमायाकारी भी आ रही है SIFC के जरिए, और फिर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव भी है, फिर इसके साथ साथ गवर्नेंस मतलब पंजाब में भी और बाकी जगहों पे बहुत बेहतरी आ गई है, और जो बुरी तरीन हुकूमत है वो खैबर पख्तूनख्वा की है। आपको क्या लगता है, क्या ये वाला बयानिया अगले जब भी इलेक्शंस होते हैं तब तक बन जाएगा और इमरान खान माइनस हो जाएगा? और ये पहली बात ये है कि ये 60 पेजेस का सप्लीमेंट इस हुकूमत का एतराफ है कि एस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत ने मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म पता है पिछले कुछ अरसे में लॉन्च किए हैं जी। उस पर अपने तनख्वाहदार यूट्यूबर्स को भर्ती करवाया, पीटीवी पर अपने नौकरों को लगवाया है। वो सारे मिलकर एक कोर्स पे जा रहे हैं, लेकिन बयानियां नहीं बन। तो अब फिर 60-60 सफात के इश्तिहार देने पड़ रहे हैं। बात यह है कि बयानियां यूं नहीं बनेंगे। जिस अंदाज में ये हुकूमत में आए हैं और जिस तरह का जबर का और घुटन का माहौल इन्होंने बना दिया है, लोग इनसे इतनी नफरत करते हैं कि ये किसी को सोने के चम्मच और सोने की प्लेट में भी खीर पेश करेंगे ना, वो खीर का चम्मच खाकर वापस प्लेट और चम्मच इनके मुंह पर मारेगा तो कहेगा रखो अपने पास, में नहीं चाहिए तुम्हारी सोने की प्लेट का चम्मच। लोगों का इनको अंदाजा नहीं है नफरत का इस वक्त लेवल क्या है इस बात से, और उसके जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। जिस अंदाज में ये लोग मुंतखब होके आए हैं, 8 फरवरी की रात को इनको चाहिए था उठकर खड़े होकर कहते आवाम ने हमें वोट नहीं दिया, जिसको दिया है वो आके हुकूमत कर ले, हम देख लेंगे, हम पोजीशन में बैठेंगे, हम मैदान छोड़ने वाले नहीं, हम पोजीशन में बैठ के मुकाबला करेंगे। यकीन कीजिए इतने मुश्किल हालात थे कि इमरान खान साहब आते भी तो वो हुकूमत ना चला पाते। पहले दिन से उनकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई शुरू होती, मैशत भी ना उनसे चलती, वो हुकूमत चंद माह में गिर जाती है, फिर जो इलेक्शन होते हो सकता है ये इज्जत बचा के वापस आ जाए। तो ये तवक्को आपको किससे है? नवाज शरीफ ऐसा करते या आसिफ अली जरदारी ऐसा करते? क्या ये कर पाते? ये तो नवाज शरीफ साहब को करना था।
आसिफ जरदारी साहब को नहीं करना था। आसिफ जरदारी साहब ने कभी भी नारा नहीं लगाया वोट को इज्जत दो, ठीक है। आसिफ जरदारी साहब ने तकरीर नहीं की थी कि रियासत के ऊपर रियासत कायम हो गई है। ये तो अब हमें पता चला कि मियां नवाज शरीफ जिस वोट को इज्जत मांग रहे थे वो कहते सिर्फ मेरे वोट को इज्जत दो, अवाम के वोट को इज्जत मत दो। मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा इस वक्त जमहूरियत, सिविलियन सुप्रीमेसी, ये आरन बलोच और मंजूर पश्तीन जैसी जो इंसानी हकूक की जो तहरीकें चल रही हैं, इन और मीडिया के भी सबके बीच में अगर किसी ने छुरा घूमा है तो वो नून लीग है, वो मियां नवाज शरीफ साहब। क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ साहब का डे 1 से बयानिया ये था कि भाई मैं तो एस्टेब्लिशमेंट के नीचे काम करने को तैयार हूं, मैं उन्हीं के साथ काम करता रहता हूं। तो वो तो वही कर रहे हैं, उन्होंने तो अपनी पोजीशन नहीं चेंज की। ये तो मियां नवाज शरीफ साहब से बातें करते थे, ठीक है। और अगर आज उनको एहसास हो गया कि नहीं शहबाज शरीफ का बयानिया दुरुस्त था, तो फिर सबसे पहले जाके चौधरी निसार से माफी मांग के उसको पार्टी में वापस लाए। और ये बात 2014 से कर रहे थे मियां साहब, ठीक है। तो ये हमारे साथ सबसे बड़ी ज्यादती इन लोगों ने की है। तो असद आपको लगता है कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को सियासत में लॉन्च करने के लिए ये इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, और क्या मरियम नवाज की इस तरह सियासत में लॉन्चिंग सक्सेसफुल रहेगी फ्यूचर में? देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल मरियम नवाज साहबा को सियासी अखाड़े में उतारने के लिए अपनी कुर्बानी दी, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि उनकी पूरी पार्टी कुर्बान हो गई। आपको पता है 2008 से 2013 के दरमियान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से हुकूमत की, लोड शेडिंग का जो मसला था, आज तक पीपल्स पार्टी आपको पंजाब में वापस नहीं मिली। आप अगला जब कभी भी इलेक्शन होगा आप देखिएगा आपको नून लीग भी पंजाब में नहीं मिलेगी। लेकिन नून लीग के तो दावे हैं जी, हम नौजवानों में भी। मैं ये कह रही थी कि उनका तो दावा है कि नौजवान भी उनके दाएं बाएं हैं और हर जगह वही पॉपुलर है, नून लीग। साठ सफात के इश्तिहार क्यों दे रहे हैं? अगर तुमको इतना अपनी पॉपुलैरिटी पे यकीन हो गया है कि वो एकदम से उन्होंने जो पिछले 1 साल में जो इंतहाई नेक्स्ट लेवल की कारकर्दगी दिखाई है, इतना कुछ डिलीवर कर दिया कि वो सफेद 60 बनाने पड़ गए, क्योंकि किया इतना कुछ वाला कि 60 से कम सफात में पूरा नहीं आ रहा था। इतना कुछ अगर कर दिया है तो उनको चाहिए कल इलेक्शन कॉल कर लें। चलो पहले वो हमारे मैंडेट पर क्वेश्चन आ रहा है तो ये लो अब हम नया फ्रेश मैंडेट लेके आ जाते करके देख, फिर अब दिया लेके खोदिया ढूंढेगी कि नून लीग होती थी कि इधर है कोई नून लीग ही मिले मुझे। तो असद अली तूर, आपने जिस तरह नून लीग की पॉलिसीज की बात की, हमने देखा इब्तदा में चौधरी निसार अली खान माइनस हुए, लेकिन अभी हमें नजर आ रहा है कि जैसे मियां जावेद लतीफ हैं, इवन वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बैन हो चुके हैं, और पीपल जाहिर है उनकी जमात में भी उनकी कितनी सी होगी। खुरम दस्तगीर इलेक्शन नहीं जीत सके, बहुत सारे ऐसे लोग थे पीएमएलएन के जो पीछे हट गए। शाहिद खान अब्बासी जो कि साबिक वजीर आजम भी नून लीग की तरफ से ही, जाहिर है उनसे वजीर आजमशिप उनको मिली थी, वो उन्होंने भी अपनी अलग से पार्टी बना ली। तो आपको लगता है कि शायद किसी और ने माइनस नून लीग करनी थी, लेकिन नून लीग ने खुद से खुद को माइनस कर दिया, हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही आपको बता रहा हूं कि नून लीग ने खुद अपने साथ ये किया है, और ये मियां नवाज शरीफ साहब ने किया है, ये किसी और ने नहीं किया। आप ये नहीं कह सकते कि शहबाज शरीफ साहब ने मियां साहब को कन्विंस करके इस तरफ ले आए हैं। शहबाज शरीफ साहब की चलती होती तो बहुत पहले चल जाती। नून लीग में अल्टीमेटली फैसला मियां नवाज शरीफ लेते हैं और फैसले को सब मानते हैं। लेकिन वो आपने देखा वो गोशा तन्हाई में है। जनरल आसिम मुनीर साहब की जो आर्मी चीफ की तैनाती थी, उसके वक्त भी शहबाज शरीफ साहब प्रेशर में आ गए थे। वो भागे भागे मिस्र से लंदन चले गए थे मियां नवाज शरीफ के पास, तो उन्होंने कहा था कि वापस जाओ, मार्चना लगता लगे, लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही लगेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने चुप करके वापस आके अच्छे बच्चे उतर लगाया।
तो ये छोड़ दे कि मियां नवाज शरीफ साहब को किसी और ने बहका दिया है, वो भी मियां नवाज शरीफ ने खुद किया है। ये उन्हीं की पॉलिसी है और उसी की कीमत नून लीग अदा कर रही है। अच्छा, नून लीग जब भी आर्मी चीफ ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट में तैनात होते हैं आर्मी चीफ, तो कुछ नतीजा अच्छा नहीं निकलता। अभी क्या आप समझते हैं जो हालिया तैनाती है, क्या नतीजा अच्छा ही चलेगा या इसमें भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं? आपकी क्या प्रेडिक्शन और एनालिसिस है? देखें, नून लीग का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो तो माशाल्लाह ऐसा ही है कि उन्होंने हमेशा से जिसे कहते हैं जो भी आर्मी चीफ तैनात किया है उसकी उन्होंने भी कीमत अदा की है, नून लीग ने भी, और जिसे कहते हैं मुल्क ने भी और जमहूरियत ने भी कीमत अदा की है। लेकिन इस मुझे एक चीज बड़ी दिलचस्प लगती है, माजी में मियां नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ तैनात करते थे, फिर वो आर्मी चीफ उनको निकालता था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। इस दफा उन्होंने एक आर्मी चीफ लगाया है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंच ही नहीं सके। तो ये एक थोड़ा फर्क है, बाकी तो जैसे कहते हैं मियां साहब ने वही किया जो हमेशा करते हैं। तो असद अली तूर एक बड़ी तनकीद 26वीं आईनी तरमीम के बाद से जी पैरेलल जुडिशल सिस्टम सेटअप हो गया। अभी हमने देखा कि जो जुडिशल कमीशन था उसके फैसलों पर जो कि बेशतर फैसले हो चुके थे, अख्तर हुसैन जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन एक और जो कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट के ही हमायती समझे जाते हैं, एहसन बोन जो हैं वो उस कमीशन में, जुडिशल कमीशन की बात करें, उसमें शामिल हो गए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से ये जो सारी कॉम्पोजिशन बदल कर रह गई है, आपको क्या लगता है क्या 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल है या ये खत्म होगी, और ये कैसे होगी? क्या कोई तहरीक चलेगी या फिर अब पाकिस्तान का निज़ाम इसी तरह से चलेगा? देखें, मुझे ये तरमीम नहीं सस्टेन कर सकता। मैं ये नहीं बता सकता कि ये मौजूदा जो पिटीशन में चैलेंज हुई है वहां पर गिरेगी या कैसे गिरेगी, लेकिन अल्टीमेटली इस तरमीम को जाना है। इस तरमीम के साथ अदलिया नहीं चल सकती, पाकिस्तान में अदलिया इंडिपेंडेंट नहीं कहला सकती, और अगर इस वक्त जजेस, बेंचेस, पॉलिटिशियंस एग्जीक्यूटिव बना रहा है। ऐसी अदलिया से आप नहीं तवक्को कर सकते कि वो आवाम के जबर से बचाएगी, आवाम को एग्जीक्यूटिव के जबर से बचाएगी, क्योंकि वो मातहत अदलिया है, वो इंडिपेंडेंट अदलिया नहीं कहला सकती। तो जैसे जैसे ये दबाव बढ़ेगा, जैसे जैसे मुल्क में जबर का माहौल बढ़ेगा, जो कि बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा, तो आप देखेंगी कि कई दफा एक छोटी सी चिंगारी सूरत हाल बदल देती है, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल बदली तो आप देखेंगे उसमें 26 माजी में जो जुडिशरी की सारी मूवमेंट थी उसमें हमने देखा कि कुछ जजेस को माजूल कर दिया गया था और क्या सूरत हाल बनी थी। बहुत सारे जजेस ने पीसीयू के तहत हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। जो मौजूदा सूरत हाल है, असद आपको क्या लगता है क्या बहुत सारे लोगों को जो पोजीशंस मिल रही थी, इवन ट्रांसफर ऑफ जजेस को देख लीजिए, जो कि शायद मेरिट पर नहीं भी आते और वो उस पोजीशन पर नहीं है, 15वें नंबर का जज भी जो है वो ज़ाहिर आ जाता है, सीनियोरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, कोई इनकार नहीं कर रहा, सब ओहदे लेते जा रहे हैं और हर कोई अपना मफाद देख रहा है। क्या किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ये अपने मफादाती ओहदे लेना ठीक होता है? कैसे कैसे चेंज आएगा पाकिस्तान में? आप कह रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम भी ज़ाहिर खत्म हो सकती है, लेकिन होगी कैसे? ना वुकला में भी तकसीम है, बार भी तकसीम है, और उस तरह से हमें जो जद्दोजहद या तहरीक है वो नजर नहीं आती जो माजी में हम देख चुके हैं। लेकिन ये बहुत शर्मनाक होता है अपने लिए ओहदे लेना। माजी में भी पीसीओ पर हेल्प लेती रही है जजेस, ठीक है। ये 26वीं आईनी तरमीम भी पीसीओ है, ठीक है, और इसी पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी बन गया है, ठीक है। आप देखिए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सरबराह खुद अपने लिए वोट में हाथ खड़ा कर रहा है, मैंने उसको सरबराह बनना, तो कोई ग्रेस भी नहीं है इन लोगों में, ठीक है। वो जिस महबूब बाकर ने एक फैसला लिखा था ख्वाजा साहब रफीक साहब की जमानत का, उसमें उन्होंने एक कोट लिखा था कि बोने बड़े दफ्तर में बैठ के बड़ा काम नहीं कर सकते। तो ये बोने हैं इस निजाम में। तो बेशक तकसीम है और बहुत बड़ी तकसीम है, और इसी का एस्टेब्लिशमेंट को सबसे बड़ा फायदा हो रहा है कि उन्होंने हर जगह पे तकसीम पैदा कर दी है। उन्होंने अदलिया में तकसीम पैदा कर दी है, उन्होंने बुकला में तकसीम पैदा कर दी है, उन्होंने मीडिया में तकसीम पैदा कर दी है, उन्होंने पंजाबी बलोच की तकसीम पैदा कर दी है। क्या बलूचिस्तान
आजमाइशें आ रही हैं हिंदुस्तान में, लोग लापता हो रहे हैं, वो अपनी तहरीक अलहदा चला रहे हैं, अपनी राइट्स की, पख्तूनों की अलहदा तहरीक चल रही है पीटीएम की सूरत में, कश्मीरियों की अमानुल्लाह की सप्लाई में अलहदा तहरीक चल रही है, गिलगित बल्तिस्तान में अमानुल्लाह के वो जिसे कहते हैं बाबा जान की अलहदा तहरीक चल रही है। तो सब जो लोग अपने अपने हकूक की बात कर रहे हैं वो अपनी अपनी पॉकेट्स में अपनी तहरीक चला रहे हैं, एक कौमी बुनियादों पर जिसे कहते हैं कि यकजहती नहीं हो पा रही। तो यही चीज एस्टेब्लिशमेंट को सूट कर रही है, लेकिन कितना अर्सा ये होगा। लेकिन जब इस इमरान खान पाकिस्तान का नारा लगाता है तो वो भी तो बुरा समझा जाता है ना, उस नारे पे लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। किसका कौन सा नारा? इमरान खान जो गुलामी नामंजूर, एक चले सिंबॉलिकली वो बेशक बात कर रहा है, लेकिन जब वो पाकिस्तानियत की बात कर रहा है, अभी जितने लेटर्स भी इमरान खान ने लिखे हैं वो हमारे कोर इश्यूज तो हैं, लेकिन जवाब तो यही आता है कि हमें तो खत नहीं मिला। इसका मतलब यही है कि हम उन इश्यूज को एड्रेस नहीं करना चाहते। आप दुरुस्त कह रही हैं। उधर तो कोई से कहता ना वो नहीं है, ऐसा मिजाज पाया जाता है कि वो कभी भी अपनी पॉलिसी तब्दील करें। लेकिन फोलिया में एक बात आपको कहूं कि बंदूक से आप खौफ पैदा कर सकते हैं, खौफ कायम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एक बात वो खौफ जाता रहता है। आप पर कोई बंदूक तान दे और कहे कि अब आप यहाँ से नहीं जा सकती, आप 5 मिनट 10 मिनट बैठ के उस बंदूक को देखेंगी, उसको देखेंगी जिसके हाथ में बंदूक है, 10 मिनट में कहेंगी भाई मारनी है गोली मार, वरना मैं जा रही। ठीक है, तो आपने देखिए इस तमाम हालात में 9 मई हुआ, बहुत गैर मामूली था पाकिस्तान में लोगों का फौजी सी बात पर में जाके गुस्सा, और वो भी सियासी तहरीक का। उसके बाद जबर का एक नया लेवल आया, ठीक है, कि लोगों में खौफ पैदा किया जाए कि लोग दोबारा अथॉरिटी को चैलेंज करने की जरूरत ना करें। लोगों ने 8 फरवरी को जिस जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उसके पास इंतखाबी निशान नहीं था, उसके उम्मीदवार आजाद थे, हर उम्मीदवार के पास अलग इंतखाबी निशान था। लोगों ने ढूंढ के वोट दिए, ये खौफ का बहुत तोड़ा गया था कि आप जितना मर्जी जमा कर दें हम इसी को वोट देंगे। और याद रखिए कि वो जो 8 फरवरी का वोट है वो ना मोदी के खिलाफ पड़ा है, ना वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ पड़ा है, वो वोट एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पड़ा है। वो मैं समझता हूँ पीटीआई को भी नहीं पड़ा, वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पड़ा है। तो ये कितना अरसा आप इस निजाम को चला लेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि आप ज्यादा अरसा चला पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड पहले कभी इस तरह नहीं हुआ करता था, खास तौर पर पंजाब में ये ट्रेंड नहीं था। अगर कहीं बलोचिस्तान या केपी में किसी हद तक पाया जाता था तो उसको सीरियस भी नहीं लिया जाता था। ये जो ट्रेंड है एंटी एस्टैब्लिशमेंट, अवाम का निकल आना, वोट पड़ जाना और उस जमात को वोट मिल जाना जो कि उस नैरेटिव के साथ खड़ी हो जाए, आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है? लाइक पाकिस्तान का ये प्लस है या माइनस है, कैसे वैल्यूएट करेंगे? मैं इसको प्लस में कहूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये देखिए, आपने पंजाब का जिक्र किया, पंजाब ने पहली दफा वो टेस्ट किया है जो बलोच और पख्तून और कराची के उर्दू स्पीकिंग पिछली कई दहाइयों से टेस्ट कर रहे हैं। वो रोते थे और हमारे यहाँ पे हम पंजाब में लोग कहते थे कि कुछ तो किया होगा तो उठा के लेके गए होंगे ना, कुछ तो किया होगा तो घर में वो घुसे होंगे ना, कुछ तो किया होगा कि उन्होंने मार दिया होगा ना। आज हमने वो सब कुछ टेस्ट किया और हमें आइडिया आना नहीं भाई, ये कुछ ना भी करो तो ये कर देते हैं आपके साथ, सिर्फ इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर, सिर्फ ये कहने पर कि आपका सियासत में मुदाखलत का हक नहीं। अब लोगों को एहसास हुआ तो लोगों की यहाँ पर भी वही जिसे कहते हैं ना, पंजाब का डीएनए चेंज होना सबसे जरूरी था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंजाब का डीएनए मियां नवाशी साहब ने चेंज किया। जब वो जीटी रोड पर लाहौर गए, निकाले जाने के बाद मुझे क्यों निकाला कहते हैं, ठीक, लेकिन बाद में जब उन्होंने सब कुछ अपनी जद्दोजहद एस्टैब्लिशमेंट की बेच दी और उनकी गोद में जाके बैठ गए, तो इमरान खान साहब ने वो बनी बनाई खीर उठाई और फिर वो आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान
किसी भी सियासी रहनुमा ने इतनी मकबूलियत नहीं इंजॉय की जो इस वक्त इमरान खान इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि मैं अब भी समझता हूँ कि उनकी जो व्यूज है, जो अप्रोच है मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, खवातीन के बारे में, मजहब के बारे में, जमहूरियत के बारे में, इवन के ह्यूमन राइट्स के बारे में, बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं असद आप? कि हम देखते हैं कि जेल से वो एक रिफॉर्म लीडर के तौर पर निकलते हैं, या वो शहबाज शरीफ वाली अडियाला यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। तो आप कुछ पॉइंट आउट करें कि कौन कौन सी चीजें खान को चेंज करनी चाहिए, जो माजी में वो प्रैक्टिसेस कर चुके हैं, अब उन्हें वो नहीं करनी चाहिए, जो जमहूरियत, खवातीन और रिलीजन के हवाले से जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मेरे ख्याल में वो अपनी आदत के साथ मदद का सहारा लेना छोड़ देना चाहिए। बात बात में लेते हैं और गलत कामों में भी लेते हैं। वो मादी में टेलीफोन टेपिंग को और इन चीजों को जस्टिफाई करते रहे, एजेंसियों के किरदार को जस्टिफाई करते रहे कि देखो मेरे भी कुछ हो सकते हैं, कि कोई तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं तो संडे वाले दिन भी काम करता हूँ। ये इन चीजों को आपको एड्रेस करना होगा। फिर मीडिया के बारे में जिनके व्यूज थे, इश्तिहार बंद कर दो, चैनल बंद करो, साथियों को फेयर करो, ये करो वो करो, उनको इसके ऊपर भी सोचना होगा। उनको अपने ऊपर तनकीद का एहतराम करना होगा। इसी तरह उनको इमरान खान साहब को जिसे कहते हैं वो जो मीडिया के बारे में उनकी पॉलिसीज थी कि जो सहाफी नहीं पसंद ऑफेयर करवा दो, चैनल को बंद करवाना, इसके ऊपर भी उनको नजरसानी करनी चाहिए कि उनको अपने ऊपर तनकीद का एहतराम करना चाहिए। तीसरा, उनको जो खवातीन के बारे में उनके व्यूज होते थे कि ये छोटे कपड़े पहनने की वजह से या ऐसे या वैसे लिबास की वजह से इनके साथ ये होता है, तो रिपोर्ट नहीं होता, नहीं, इन व्यूज के ऊपर भी इनको जरा गौर करने की जरूरत है। तो ये चीजें इमरान खान साहब को भी अपने आप में बदलने की जरूरत है। उनको अपोजिशन को भी एक्सेप्ट करने की आदत डालनी होगी। तो व्यूज होते थे कि वो कहते शायद का कान कहता था मुझे जेल में डालो, मैंने डाल दिया है। ये बड़ी शर्मनाक बात थी। ये कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं थी। एक जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म बता रहा है कि मैं लोगों को जेल में डलाता हूँ। तो ये सब चीजें उनको भी अपने कंडक्ट पे नजरसानी करनी होगी। तो आपका मानना यही है कि ये सब हुकूमतें खुद करती हैं? जैसे अभी नादिया मिर्जा माइनस है, काशिफ अब्बासी छुट्टी पे चले गए हैं, हबीब अकरम जो हैं वो अपने प्रोग्राम से अलग हो गए हैं, लाइक आसमा चौधरी टीवी पे नजर नहीं आ रही हैं, osमीना पाशा नहीं है, जैस्मिन मंजूर नहीं है। तो ये सब हुकूमतें करवा रही होती हैं, फिर ये ब्लेम क्यों देते हैं और खुद कह देते हैं जी हम तो ऐसा नहीं कर रहे थे, ये तो कोई और निकलवाता है। तो फिर कौन निकलवाता है? फिर बाद में साबिक वजीर आजम के तौर पर क्यों बयानात आ जाते हैं सामने? निकलवाता तो कोई और है फौजिया, लेकिन इनका काम होता है उनको ना करना कि हम ये नहीं होने देंगे। ये उसमें सहूलतकार होते हैं। आज जो पीका में आया, आपको भी पता है ड्राफ्ट तो कहीं और से आया है, लेकिन पास किन्होंने किया? इन्होंने किया, बढ़ चढ़ के किया। 26वीं आईनी तरमीम रात 12 बजे के बाद पास की गई। सबको पता है वो भी ड्राफ्ट कहां से आया था। इवन के आपके लॉ मिनिस्टर ने तो कह भी दिया कि मुझे अभी तक मिला नहीं है ड्राफ्ट। ठीक है, तो आप अंदाजा कीजिए कि ये जिस हद तक की सहूलतकारी करते हैं, तो मुजरिम तो ये भी बराबर के हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि इनको बेल आउट कर दें, ये इनकार कर दें। एक बेख्तियार हुकूमत लेने से बेहतर है घर चले जाए। ये बड़ा मुश्किल पॉइंट होता है, बेइख्तियार हुकूमत से बेहतर है घर चले जाएं। मैं थोड़ा सा इस हवाले से आऊंगी क्योंकि फाइनल कॉल जो इमरान खान ने दी थी, एहतजाज करना एक हक होता है, लेकिन क्या है कि वो फितना है, वो फसाद है या फिर सियासी दहशतगर्द है। एक अरसे से जो एक्स है वो बैन है, पाकिस्तान में वीपीएन के बगैर नहीं ओपन होता है। गोली क्यों चलाई, ये टॉप ट्रेंड करता रहा और अभी भी हर जगह हमें ये जुमला नजर आता है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उनकी जो बात हुई है चीफ ऑफ आर्मी चीफ से, तो उन्होंने कहा है कि आर्मी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, वो बाइट मौजूद है अली अमीन गंडापुर का, कि हम तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है, 245 के तहत फौज तलब कर ली गई थी और फिर सारे मामला फेडरल गवर्नमेंट जो है जाहिर है वो खुद ही देख रही थी। असद अली तूर क्या समझते हैं, अगर कोई ऑपोजिशन या जमहूरियत में किसी भी किस्म का एहतजाज होता है तो क्या गोलियां चलानी चाहिए और पीएमएलएन ये धब्बा अपने ऊपर से उतार पाएगी गोलियां चलाने का, और चलाई क्यों? दिल पे हाथ रख के बताइए, आपको वाकई लगता है कि ये फौज शहबाज शरीफ साहब के अंडर आती है?
तो नहीं यार, मतलब ठीक है, आप जो मर्जी तो जी दे लेंगे जी, हम तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते थे। बात ये है कि आपने क्यों मुजाहिरीन पर ताकत का इतना बेरहमाना इस्तेमाल किया। वो एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते थे, कोई अपोजिशन की जमात थी, वो आपके खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे, गोली चलाने तक बात क्यों आई। और ये वो धब्बे हैं जो नून लीग कभी नहीं धो पाएगी। वैसे तो नून लीग अब बतौर जमात ही मेरी नजर में खत्म होगी, लेकिन कल को भी जब इनके बारे में तारीख में कहीं जिक्र आएगा भी, तो यकीन कीजिए एक केस स्टडी होगा कि एक जमात ने किस तरह खुद को खत्म किया और किस तरह अपने ऊपर कैसे कैसे दाग लगवाए। एक वक्त था असद अली तूर बड़े मैं कह रही धब्बे कभी नहीं जाएंगे। एक वक्त था, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप बड़े मद्दाह थे काजी फाइज ईसा, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उनके बारे में जो भी रेफरेंसेस बने, आपने भरपूर उन्हें जिस तरह से कहते हैं ना आवाज उठाना, जो आप सही समझ रहे थे आपने वो किया। लेकिन अब ये वक्त है कि आप उनके बहुत बड़े नाकिद बन गए, और फिर अगर मौजूदा हम सिस्टम की बात करें तो अभी भी आप तनकीद कर रहे हैं। वजह क्या है? असद अली तूर क्यों अदलिया के नाकिद बन गए? देखें फौजिया, काजी साहब जब जेरे ताब थे एस्टेब्लिशमेंट के, तो हमने उनके आईनी हकूक का दिफा किया, जो कि एक सहाफी का काम। लेकिन इसलिए नहीं किया था कि वो अगर कल लाइन के उस तरफ चले जाएंगे तो हम भी उनके साथ जेल में चले जाएंगे। उन पे इसलिए कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा था कि कल उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है तो उसके फायदे उठाऊंगा। ठीक है, तो जब वो उस तरफ चले गए जिस तरफ से वो लाइन के इस तरफ भेजे गए थे मार पीट कर, तो फिर हम वापस तनकीद पर शुरू हो गए उनकी। और अदलिया पर बतौर इदारा भी आजकल मेरी तनकीद की वजह यही है कि भाई आपको 25-28 लाख तनख्वाह हम अपने आईनी हकूक के तहफ्फुज़ की देते हैं, और आप तो आज अपने आईनी हकूक का तहफ्फुज़ भी नहीं कर पा रहे। आपके हाई कोर्ट के जजेस आप कह के पिटिशनर्स बने हुए, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपको खतूत लिख के कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो अपने जजेस को इंसाफ नहीं दे सकते, वो मुझे और आपको कहां पर इंसाफ देंगे? और अगर वो नहीं दे सकते इंसाफ, तो फिर 25-28 लाख बहाना तनख्वाह, करोड़ों की मराद, सरकारी बंगले, पेट्रोल, गाड़ियां, अय्याशी, क्यों हम ऐसे लोगों पर दें? आज अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के दौरे में वॉशरूम के नल ठीक करवा रहे हो, ये फला टूटी से पानी क्यों आ रहा है, ये बंद करो, फला से क्यों आ रहा है, तो मुझे तो बहुत दुख होगा कि हम 28 लाख रुपए इनको दे रहे हैं जो इंसाफ नहीं दे सकते, लेकिन वॉशरूम के नल बंद करवाते फिर रहे हैं। माजरत के साथ ये काम के लिए हम कोई सॉरी टू से आई रिस्पेक्ट लॉट चीफ जस्टिस या फिर, लेकिन ये वॉशरूम के नल चल जो प्लम्बर देखते होते हैं, ये चीफ जस्टिस के ओहदे का काम नहीं है। वो अपने ओहदे के वकार का ही ख्याल रखें, अपनी अदलिया के इदारे की इज्जत का और हुक्कत का ही ख्याल कर लें। कि वो इतना बेहुक्कत हो गया है कि आज शाहिद का नवासी साहब एक्स प्रेसिडेंट को कहता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का होता चिपड़ासी के होते से भी नीचे चला गया, चिपड़ासी वाली हैसियत भी नहीं है उसकी। तो ये बातें क्यों सुननी पड़ रही हैं? लेकिन माशाल्लाह उनको कोई परवाह नहीं, वो कहते हैं मैं तो फिर भी इसी तरह काम करूँ। तो ये देखता हूँ जब तो खून खोलता है, फिर मेरे अल्फाज भी सख्त हो जाते हैं, मैं तनकीद भी करता हूँ। ये जो आप अपनी जात के लिए तनकीद कर रहा था, मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांग रहा था। मेरा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कोई केस भी नहीं है कि मुझे अपने लिए कहीं पे कुछ चाहिए वहां पे। हाँ, वो एक खाने किसी रिश्तेदार
एक खानेवाल का रिहायशी था, उसको जॉब से निकाल दिया गया। 5 साल से वो कोर्ट के चक्कर लगा रहा था। उसने हमने देखी फुटेज कि उसने अपने ऊपर पेट्रोल फेंक लिया अदालत के अहाते में और अपने आप को आग लगाकर खुदसूजी करने की कोशिश की कि उसको रिस्टोर नहीं किया जा रहा था। अदालत कहती थी इसे बहाल कर दें, वो नहीं होता था। 140 नंबर पर हैं हम इंसाफ की फराहमी में दुनिया में, जो कि बुरा तरीन नंबर है। चीफ जस्टिस जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपोजिशन से भी मुलाकात की, जो गवर्नमेंट का डेलीगेशन उससे भी। जी, अदलिया में जो इस्लाहात है वो हम लेके आ रहे हैं। क्या आपको असद तूर को लगता है कि वो कोई ऐसी इंक्लूसिव जो रिफॉर्म्स हैं वो लेकर आ जाएंगे जिस पर सब मुत्तफिक होंगे और आम आदमी तक इंसाफ की फराहमी कह लें मियारी इंसाफ उसको मिल जाएगा? वो क्या समझते हैं आप? बोल दिया एक बेख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत का सरबराह, एक बड़े आईनी ओहदे का वो शख्स आइन की तशरीह नहीं कर सकता, बेंच नहीं बना सकता, जज एलिवेट नहीं कर सकता, जज तैनात नहीं कर सकता। आप कह रही हैं वो दिया मेरी फाउंस लाएगा, एक बेख्तियार शख्स से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मुझे तो पहले जब एक बार अहदेदार ने बताया ना कि ये जो वॉशरूम की जो वो टूटी लीक हो रही थी वो चीफ जस्टिस साहब ने बंद करवाई है, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार शुक्र है, इतना तो ख्याल रखते हैं कि ये तो ठीक करवा ली। उसने कहा हाँ यही मुझे भी थोड़ा सा हो गया था जब उनको मैंने दिखाया ये वो इधर दौरा कर रहे थे, तो मुझे ये हुआ कि कहीं आई ने बेंच पे ना भेज दी कि वो देखेगा ये मामला। ठीक है, तो आईनी बेंच में अब आप ऐसे आईनी बेंच में जो मामलात हैं, असद अली तूर जैसे कि वो भी चल रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स में जो आम शहरियों का ट्रायल है, फिर जाहिर है उसमें 9 मई और सारे मामलात आ जाते हैं। आपको लगता है कि कोई आईनी बेंच रिलीफ दे पाएगा या फिर आम शहरी या 9 मई के या एहतजाज की पालाश में ही सही उनको उसी तरह जो मिलिट्री कोर्ट्स में ही उनका ट्रायल किया जाएगा? देखिए कितने अजमेर की बात है, 2 साल होने को है पीटीआई के कारकुनों के साथ जो कुछ हुआ, ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर पाई कि ट्रायल ठीक है या नहीं। उनको सजाएं भी दिलवा दी, सब कुछ कर लिया, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की ईगो का मसाज करवा दिया। तो अगर फौजी की अदालतें इतनी बेहतर है और इतना ही तेज तरीन और बेहतरीन इंसाफ मुहैया कर रही है, तो पाकिस्तान का पूरा सिविलियन जो अदलिया का निजाम है उसको बंद करते हैं, पूरी कौम इंसाफ लेने पर फौजी अदालतों में जाए। इन जजेस के अपने बच्चों का भी फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए, जरा पता चले क्या वो किसी माओ के बच्चे नहीं है जो 1.5-2 साल से हिरासत में है फौज की? क्या सिर्फ इन जजों के और इन पॉलिटिशियंस के बच्चे ही बच्चे होते हैं? मैंने जो पीटीआई के कारकुनों की मदद से सुप्रीम कोर्ट आई, मैंने एक दो मुलाकात की, यकीन कीजिए फौजिया 90% मेरी तरह के लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। कोई किसी स्टोर में सेल्समैन था, कोई डिलीवरी का काम करता था, कोई कुछ करता था, और वो गरीब गरीब सी माएँ मेरी माँ जैसी वो उधर खड़ी हुई थी अदालत में, बाहर आके उनकी आंखों में आंसू होते थे। वो कहते थे हम हर दफा लाहौर से आ रहे हैं, वो कहती मैं गुजरांवाला से आ रही हूँ, तो ये डिसाइड ही नहीं कर रहे हमारे बच्चों का। तो आप सोचिए ना कि वो अपने घर का ब्रेड एंड बटर भी देख रहे थे। उन्होंने बिल्कुल गलत किया 40 बात पर जाकर, लेकिन उसका जो ट्रायल बनता था, केस बनता था, वो कार्य सरकार में मुदाखलत का था। दहशतगर्दी कब से हो गया और वो फौजी अदालतों में मुकदमा कैसे बन गया? क्या हमारे जो रियासती इलाके हैं, जो बिल्डिंग्स, पीटीवी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इन जगहों पर जब जब मादी में मार्शल लॉ लगाने के लिए फौज ने कब्जा किया या हमलावर हुई, क्या उनका फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ? तो आज हमारे सिविलियंस का कैसे होने लग गया कि अगर हम उनकी बिल्डिंग की तरफ चले गए तो ये जो दोहरा म्यार है ना, बड़ा अफसोसनाक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट पूरी और हम किस किस्म की जमहूरियत में हैं कि हम इख्तलाफ राय
रखना या उसका इज़हार जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। हम एहतजाज करेंगे तो गोली चलेगी, और हम अगर अपनी ओपिनियन दे देंगे तो ट्विटर बंद हो जाएगा, या फिर हमें फितना फ़साद। देखिए, ये आप हमारे सियासी जो रहनुमा है ना दीगर जमातों के, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं, फितना फ़साद, सियासी दहशतगर्द। तो अगर अवाम इख्तिलाफ़ राय रखे असद अली तूर, तो आपको लगता है कि यही हल है, इसी तरह से स्नब किया जाना चाहिए? पाकिस्तान में किस तरह से जमहूरियत फ्लरिश कर सकती है? देखें, अभी तो इख्तिलाफ राय के लिए कोई पर्दा, अब तो से कहते हैं ना, मुकम्मल तौर पे निजाम उस तरफ जा रहा है जहां पर इनकी कोशिश है कि इस मुल्क में कब्रिस्तान बन जाए, ये मुल्क जहां पर हू का आलम हो, कोई आवाज ना आए। तो जमहूरियत तो अब नहीं है इस वक्त मुल्क में। अब तो हाइब्रिड निजाम भी नहीं है। हाइब्रिड निजाम इमरान खान साहब के दौर में था, अभी तो उससे बहुत आगे मामला। अब तो एक अनडिक्लेयर्ड हुकूमत है उनकी। तो मुझे तो कम से कम जमहूरियत का मुस्तकबिल कोई रोशन नजर नहीं आ रहा, लेकिन जितनी घुटन पैदा कर दी गई है, मुझे इसमें कभी कभी उम्मीद की किरण भी नजर आती है कि जब घुटन इतनी बढ़ जाए तो फिर रिएक्शन आ जाता होता है। अगर अवाम खड़े हो गए, बस होगी इमाम की अब किसी स्टेज पर, जो कि मुझे लगता है हो जाएगी, ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। तो तो फिर आप शायद हो सकता है। रिएक्शन आने की आपको तवक्को है अभी बीबी के? ये जो सारी घुटन है, इससे वो कहते हैं ना कि अब घुटन का माहौल के लिए कुछ ताले जंजीरें तोड़ी जाएंगी। असद अली तूर को किसी सहाफी से गिला है? मुझे लगता है कि शायद हम अरशद शरीफ के लिए बोलते, जो कि हम नहीं उस तरह से बोल पाए जिस तरह से बोलना चाहिए था बतौर कम्युनिटी, तो बहुत सारे लोग आज माइनस ना होते, कोई स्क्रीन से ऑफियर ना होता, किसी को जबरी छुट्टियों पे ना भेजा जाता, किसी को नौकरी से ना निकाला जाता। आपको लगता है कि क्या हमारी कमजोरी थी, हम उस तरह से आवाज नहीं उठा पाए? अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा? बिल्कुल हमारी कमजोरी है उसमें कोई। हम अरशद का मुकदमा नहीं लड़ सके वैसे। और ये बात अरशद से पहले भी जाती है। पीटीआई के दौर में भी जब लोग ऑफ एयर हो रहे थे, उस वक्त उनका दिफा नहीं कर पाए। अब जिसे कहते हैं वो साइकिल घूम के दूसरों पर आ गए। तो ये साइकिल तो इस तरह रुकने वाला नहीं है। और जिनके हाथ में इख्तियार है, उनके हाथ में बंदूक भी है, और इख्तियार वो जबरदस्ती अपने पास रख के बैठे हुए हैं। उनका आईनी मैंडेट नहीं है, वो ना वो आईनी किरदार है, लेकिन जब बंदूक है तो वो इख्तियार लेके बैठे हैं माइट इज राइट के तहत। और ये बहुत अफसोसनाक है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मुझे बहुत से साथी के साथ इख्तिलाफ है जो मादी में सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते थे, और आज वो इस निजाम के सबसे बड़े सहूलतकार हैं, टीवी स्क्रीनें लेके बैठ गए हैं। लेकिन जो सहाफी है ना, ये उसकी जिबिल्लत में होता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल के वहां से मुजाहमत करता रहता है। इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया सेंसर किया, हम लोग अब सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर आकर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इस 21वीं सदी में, टेक्नोलॉजी की सदी में, एआई की जनरेशन में रोकना मुमकिन नहीं है। अल्टरनेट प्लेटफॉर्म आते रहेंगे, सच सामने आता रहेगा, ताकतवर के सामने सच भी बोला जाता रहेगा। तो और असद अली तूर आज के दौर में किस सहाफी से मायूस हुए कि वो इंसानी हकूक, जमहूरियत की बात करता था, लेकिन अभी लगता है कि शायद वो भी पपेट बन गए हैं? बहुत से हो गया, बहुत से, कोई एक नहीं। मुझे बहुत लोगों ने मायूस किया है। मेरी नजर में बहुत से बुत टूटे हैं, और यही मेरे लिए सबसे जो तकलीफ दे अमल है ना इस पिछले 3 साल का, वो है वो वाले बुत टूटना अपनी आंखों के सामने, जिन बुतों की मैं पूजा करता था, जिनको मैं आइडलाइज करता था कि यार मैं ऐसा बनना चाहूंगा, वो सब बुत टूट गया आंखों के सामने। तो वैसे अभी आपकी वो बड़ा इंस्पिरेशन, हाँ, आपकी इंस्पिरेशन कौन है कि जो अभी भी आपको मोटिवेट करता है कि आप कहते हैं नहीं ठीक है, मैं राइट डायरेक्शन पे हूँ, मैं आवाज उठा रहा हूँ इंसानी हकूक के लिए, जमहूरियत के लिए, मैं अदलिया की बालादस्ती के लिए बात करता रहूंगा? मेरी इंस्पिरेशन अब अगर आप कहेंगी तो मोहम्मद हनीफ साहब है।
मैं उनको बहुत शौक से पढ़ता भी हूँ, फॉलो भी करता हूँ। मेरी इंस्पायरेशन में अब्बास नासिर साहब आते हैं, जनरल मेडा आते हैं, नुसरत जावेद साहब आते हैं। तो इन नामों को लाइक फिर अंबर शमसी हैं, तो इन नामों को मैं एडमायर करता हूँ और ख्वाहिश है कि किसी दिन कुछ इनके करीब करीब पहुंच सकूं, लेकिन मुझे लगता है मुश्किल है क्योंकि ये बहुत बड़े लोग हैं और बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। शायद इनका जो मेयार है सहाफ़त का, उसको मीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इन लोगों को एडमायर करता हूँ। तो असद अली तूर अगर सहाफी ना होते तो क्या होते? मुझे यकीन माने मैं बहुत ही नाकाम इंसान हूँ, मैं बहुत ही निकम्मा हूँ, ट्रस्ट मी। और आप मुझे अगर 1 अरब रुपया भी देना और कहें कि अपना कारोबार कर लो, मैं आपको गारंटी करता हूँ 3 दिन में आपको वो 1 अरब डुबो के दे दूंगा। मैं कुछ और नहीं कर सकता सवाए सहाफत के। शुक्र है इस प्रोफेशन में आ गया, मेरा पैशन था तो चले जा रहा हूँ। आप मुझे किसी और प्रोफेशन भेज दें, मैं एक से कहता ना नाकामी की एक सबसे बड़ी जिसे कहते ना अलामत बन के सामने हूँ। यही एक है जो मुझे आता है अर्जी का। मौजूदा दौर में क्या देख रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि ज़ाहिर है आप मायूस हुए नवाज शरीफ से हुए, या फिर अगर हम जरदारी साहब की सियासत की बात करें, उनका तर्ज सियासत से भी लोगों को गिले शिकवे हैं, इमरान खान की सियासत, अगर इन 3 लीडर्स के नाम लिए जाएं या मौलाना फजल रहमान को भी ऐड कर लें, तो आपको क्या लगता है, क्या कोई पाकिस्तान के लिए किसी भी लीडर के पास स्कोप है? हम सियासी डिप्रेशन से निकल सकते हैं? बोलते हैं कोई मारन बलोच और मंजूर पश्तीन जैसे लोग मेरे लिए उम्मीद की किरण है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह से ये बलूचिस्तान की महरूमियों का चेहरा बन के मारन सामने आई है, पख्तूनों की महरूमियों का चेहरा बन के मंजूर पश्तीन सामने आए हैं, तो असल सूरत हाल तब बदलेगी जब कौमी सतह पर भी कोई पूरे मुल्क की महरूमियों का चेहरा बन के भी इन दोनों की तरह सामने आएगा। थैंक यू सो मच असद अली तूर, आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त माइनस टॉक के लिए दिया, और आपकी सारी गुफ्तगू से हमने यही अखज़ किया है कि जब भी मुआशरे में बेहतरी हो, चाहे वो इंसानी हकूक़ की हो, अदलिया की बालादस्ती हो, समाजी इंसाफ की फ्राहमी हो, तो वो फिर मेरे ख्याल में किसी भी किस्म के सप्लीमेंट्स या इश्तिहारात छपा कर नहीं हम बेहतर दिखा सकते, बल्कि अगर आम आदमी तक इन तमाम चीज़ों की रसाई मुमकिन हो जाएगी, तो फिर जो जमहूरी इंडिकेटर्स हैं वो वैसे ही बदल जाया करते हैं। फर्दर अपडेट्स और फर्दर जो इंटरव्यूज़ या अहम अपडेट्स हैं वो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के टाइम के लिए बहुत शुक्रिया।